हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसके पहले मैंने बायो-सेवर्ट का कंसेप्ट आपको बता रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बायो-सेवर्ट लॉ का कंसेप्ट मिलेगा। आप उसको टिल द एंड वॉच करिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बायो-सेवर्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन चल रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मुझे करना क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग इस तरीके से 4 वायर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एक स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, अगर हम आपसे पूछें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सबसे पहले ये जो पार्ट यहाँ पे आपको ए बी दिख रहा है, यहाँ पे जो पार्ट आपको ए बी दिख रहा है, इस ए बी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहने का मतलब जितने यहाँ पे सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, इन सारे सेगमेंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको सारे सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे इस ए बी जो वायर का पार्ट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम पॉइंटों पे फाइंड आउट करेंगे। तो यही एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट आपका, कि सबसे पहले हम किसी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑल सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। मैं चल रहा हूं आज एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आज हम ये चल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आज। बिल्कुल एक पैसे का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। इस तरीके से मैंने अज्यूम किया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज द करंट कैरिंग वायर। इसमें एक करंट आई फ्लो कर रहा है। मैंने अज्यूम किया एक पॉइंट P है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस वायर की वजह से यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको पता है जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। आपको बताना है इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस एंड को इस पॉइंट P से मिलाएंगे। यहां से मैंने इसको मिला दिया और इस पॉइंट से फर्दर आप यहां से मिलाएंगे, यहां से मिला दिया। इसके बाद हम ये सपोज करेंगे कि ये एंगल यहां पे कितना बना रहा है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बेटा। ये मेरा कंसीडरेशन है, दिस इज द बेटा। और मैंने ये अज्यूम किया कि ये सेपरेशन स्मॉल r है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट इस स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर r सेपरेशन पे है। ये डिस्टेंस बिल्कुल r है, 90 एंगल पे है ये। अब अगर आपको इस वायर की वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, क्योंकि ये बायो-सेवर्ट का एप्लीकेशन है, तो आपको बायो-सेवर्ट अप्लाई करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, बायो-सेवर्ट ने सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट डीएल सपोज किया था, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट किया था। वही काम आपको भी करना है। सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से फाइंड आउट करना है, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटिंग मेथड से पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर स्मॉल एलिमेंट। मैंने सपोज किया कि ये स्मॉल एलिमेंट है,
दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल है, स्मॉल एलिमेंट डीएल है। और ये स्मॉल एलिमेंट इस पॉइंट ओ से मैं सपोज कर रहा हूं कि एल सेपरेशन पे है, इस पॉइंट ओ से एल सेपरेशन पे है। और मैंने सपोज किया कि जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे डीएल है, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल यहाँ पे डियर स्टूडेंट इस पॉइंट पी पे ये एंगल अगर मैंने सपोज किया दिस इज थीटा, तो ये एंगल यहाँ पे दे थीटा मैं एज्यूम करूँगा, दिस इज द एंगल दे थीटा। कहने का मतलब ये स्मॉल एलिमेंट डीएल इस पॉइंट पी पे दे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। और मैंने एज्यूम किया कि जो ये एंगल है इस पॉइंट पी से, जो एंगल है इस डीएल एलिमेंट का, दिस इज थीटा, ये मेरा अजम्पशन है। अब अगर मैंने सपोज किया कि ये एंगल फाई है, तो आप क्या कहेंगे, दिस एंगल इज आल्सो 180 माइनस फाई। और आपको पता है कि जब हम सपोज करते हैं, जब भी हमारा कंसीडरेशन होता है बायो-सेवर्ट का, तो वहाँ पे हमेशा हम एंगल वही एज्यूम करते हैं जो एंगल इस लेंथ एलिमेंट के साथ होता है, लेंथ एलिमेंट्स और डिस्टेंस के साथ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का, तो वहाँ पे फाई एंगल होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपसे हम पूछें इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस होगा, अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हम बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DL कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बिल्कुल बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, तो आपको पता है DB, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, म्यू नॉट I DL, साइन क्या सपोज करेंगे, थीटा की फाई, तो आप कहेंगे साइन फाई होना चाहिए, साइन फाई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू डिस्टेंस यहाँ से कितना है। तो अगर आपने डिस्टेंस यहाँ पे सपोज किया दिस इज डिस्टेंस A, तो आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये। इसके पहले भी आपको मैंने बताया था कि कैसे हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, उसका मेन कंसेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, आपको इसके आगे क्या करना है, आपको बताना है इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको चल रहा हूँ बताने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन फाई DL एंड A, इन सबको आप यहाँ पे थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे आपको थीटा वेरिएबल सपोज करना है। तो अगर मैंने ये एंगल 90 है, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल OP, अगर मैंने इसको M सपोज किया यहाँ पे पॉइंट, फ्रॉम ट्रायंगल OPM से 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आप कह सकते हैं थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPM यहाँ से हो जाएगा थीटा प्लस फाई प्लस 90 या इक्वल टू 90 हम बोल सकते हैं, इक्वल टू 90। चूंकि एक एंगल 90 है, बचे दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, बिकॉज पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपको फाई को चेंज करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे साइन लें तो क्या मिल जाएगा,
साइन फाई की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं साइन फाई इक्वल टू कॉस थीटा। आपने ये बहुत ही आसानी से ये फाइंड आउट कर लिया कि जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे हम कास, जहाँ पे साइन फाई है वहाँ पे हम कास थीटा पुट कर सकते हैं। और मैंने बोला था यहाँ पे डीएल और ए को रिमूव करना है। अब अगर हम आपसे पूछें एल और ए में क्या रिलेशन है या एल और आर में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे एल बाई आर इक्वल टू टेन थीटा। सेम ट्रायंगल से यहाँ से हो जाएगा एल बाई आर इक्वल टू टेन थीटा। चूंकि डीएल को रिमूव करना है, ए को रिमूव करना है एंड साइन फाई को रिमूव करना है, इसको रिप्लेस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट एल इक्वल टू हो जाएगा आर टेन थीटा। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपको मिलेगा डीएल इक्वल टू आर, टेन का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, चूंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये आपने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया, ये आपने एक इक्वेशन और बना लिया। अब साइन फाई को रिप्लेस कर सकते हैं, डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं, अभी ए को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे? आर बाई ए, अगेन ट्रायंगल से आपको क्या मिलेगा? अगेन सेम ट्रायंगल से आर बाई ए आपको मिल जाएगा। यहाँ से आर बाई ए का मतलब कास फाई, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस। आर बाई ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सीधे सीधे कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन नंबर ये है, इक्वेशन नंबर 4। अगर हम यहाँ से पूछें एक मिनट आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए को रिप्लेस करना है, तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू पूछे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से अगर हम ए का मान फाइंड आउट करें तो आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू आर सेक थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में डीएल साइन फाई एन ए को रिप्लेस कर देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने ये सपोज किया यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, अगर हम थीटा को चेंज करेंगे उस केस में जो यहाँ पे डीएल एलिमेंट है ये वेरी करेगा। तो कहने का मतलब इस पूरे फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में हमको चेंज करना है। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आपको मिल जाएगा नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा आपको? यहां से मिल जाएगा डीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। डीएल के स्थान पे क्या पुट करेंगे? तो आंसर है आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डे थीटा, बिल्कुल। और साइन फाई के स्थान पे क्या पुट करेंगे? तो अभी आपने निकाला साइन फाई के स्थान पे कॉस थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर के स्थान पे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आप कंसंट्रेशन बना के रखो, ये बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं और हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखो, मज़ा आने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, एक आर यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा डीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई और साथ में आर, और यहाँ पुट करेंगे हम कॉस थीटा इंटू डे थीटा। बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाओ बाप। आपने ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड
इस स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से एट पॉइंट P पे है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, चूंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। अगर थीटा को हम बढ़ाएंगे तो उस केस में यहाँ पे dl का मान बढ़ेगा, मीन्स लेंथ का मान बढ़ेगा। अब अगर हम आपसे पूछें इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट क्या रखेंगे? लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिमिट है, इधर अल्फा है इधर बेटा है, तो आप अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे उस केस में लिमिट यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको लिमिट सपोज करना पड़ेगा नेगेटिव। अगर मैंने सपोज किया ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो अब आप बताओ डियर स्टूडेंट, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो उस केस में एंगल शुड बी नेगेटिव, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एंगल शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब बेटा आपको यहाँ पे नेगेटिव सपोज करना पड़ेगा, अल्फा आपको पॉजिटिव सपोज करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dB, और यहाँ से हम 0 से b लगा देते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट रखेंगे माइनस बीटा से अल्फा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे माइनस बीटा है, यहाँ पे ऐसे हम दिखा दे रहे हैं एरो, और यहाँ पे दिखा रहे हैं हम अल्फा वाले में दिखाया ही गया है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर कॉस थीटा इंटू डे थीटा, ये आपने कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहाँ पे थीटा वेरिएबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसको हम बाहर करेंगे, तो आपका आंसर होगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, ये कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर कर लो इसको। तो ये हो जाएगा b, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, इसको आपने फाइंड आउट बाहर किया, और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा कॉस थीटा इंटू डे थीटा। अब इसके बाद आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और कास का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कास का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट क्या रखेंगे माइनस बीटा से अल्फा, ये हो जाएगा लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। लिमिट रखने का मेथड, सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बेटा, और अगर हम यहाँ पे माइनस को बाहर निकालें तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बेटा। ये फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, ये हम फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब बिल्कुल इस तरीके से केस होगा तब। अगर मैं ये केस यहाँ पे सपोज करूँ तब उस केस में ये फॉर्मूला क्या होगा, ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 बना लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास ये लेंथ है और आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कहीं फाइंड आउट करना है, तब आप कैसे निकालेंगे। तब उस केस में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा हम एक्सीड करेंगे और यहाँ पे हम यूँ सपोज करेंगे ये आपका होगा, दिस इज वन एंड यहाँ से मिलाएंगे इसको और दूसरा एंड यहाँ से मिलाएंगे। अब ये एंगल आपका होगा अल्फा, दिस इज अल्फा, इसको हम अल्फा सपोज कर रहे हैं, और ये पूरा एंगल होगा बेटा। तब आपको ध्यान रखना है जब इस प्रकार कोई केस मिलेगा तब इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, b की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और यहाँ लिखना पड़ेगा साइन अल्फा माइनस साइन बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस कब होता है और प्लस कब होता है। माइनस तब होगा
जब अल्फा एंड बीटा बोथ पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा बीटा बोथ पॉजिटिव हैं तो फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वाला केस है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब ये केस आपको दिखेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब डियर स्टूडेंट, आपसे एक अगेन क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं ये सपोज करूं, आपने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया है, मैं फॉर्मूले को एक किनारे यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है ये। b की वैल्यू आपने निकाला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आपने फाइंड आउट किया। इस केस के लिए आपने ये फॉर्मूला बना दिया है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अगर मैं ये सपोज करूं इस वायर का लेंथ बढ़ रहा है, इस वायर का लेंथ बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते आपने सपोज किया इसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा हो गया इस आर के कंपेयर में कि इसको हम इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। अगर इस वायर की लेंथ इस आर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है तो वर्ड हम यूज करते हैं इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर आप एंगल को, अगर आप इस वायर का लेंथ बढ़ाओगे तो उस केस में ये एंगल बढ़ेगा, जो अल्फा है ये एंगल बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा बढ़ेगा। और अगर आपने सपोज कर लिया कि वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये बिल्कुल ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ये ऐसे स्ट्रेट इसको आप सपोज कर सकते हैं, स्ट्रेट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। तब इस केस में जो पूरा ये एंगल है, इस एंगल को आप 90 मान सकते हो और इस एंगल को आप 90 मान सकते हो। कहने का मतलब अगर वायर का लेंथ इनफाइनाइट है, अगर वायर का लेंथ आर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तब उस केस में अल्फा एंड बीटा बोथ इक्वल टू 90, इस केस में 90 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 कब? when लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट। अगर आपने ऐसा एज्यूम किया तब उस केस में, क्योंकि ये एंगल बढ़ेगा और ये एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये एंगल बढ़ेगा, बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कहने का मतलब एंगल यहाँ पे 90 हो जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। बी की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 प्लस साइन 90। ध्यान रहे साइन 90 प्लस साइन 90, और इस केस में कितना आपको मिल जाएगा, तो b की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2। हो कुछ गड़बड़ हुआ भाई। फॉर्मूले में 4 पाई होना चाहिए था, म्यू नॉट अपान 4 पाई होना चाहिए था, म्यू नॉट अपान 4 पाई होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये फॉर्मूला यूज किया तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ फटाक से। तो आप कहेंगे यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन आपको मालूम चल चुका है कि डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अंदर की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और स्ट्रांग होंगे। अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि
एक स्क्वायर गिवन है इस तरीके से, एक स्क्वायर है। यहां पे डियर स्टूडेंट इसमें करंट आई यहां पे फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपको इसके सेंटर बताना है, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं इस वायर का लेंथ 2a गिवन है, इसका लेंथ 2a गिवन है, एक स्क्वायर है, इसका लेंथ 2a गिवन है। कहने का मतलब साइड यहां पे गिवन है 2a। करंट कितना गिवन है, करंट गिवन है I। आपको बताना है BO की वैल्यू क्या होगी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ये इंडिविजुअल सेगमेंट की वजह से कितना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने इसको ABCD एज्यूम किया तो जो यहाँ पे AB सेगमेंट है, इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो मैंने आपको बताया इसके पहले कि जो डिस्टेंस हम सपोज करते हैं इस वायर से, ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस AB की वजह से फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर हमेशा इस साइड से A सेपरेशन पे होगा। अगर इसका साइड 2A है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस A हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस 2A है, इसका हाफ हो जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें, सेम इसको यहाँ से ज्वाइन करें, तो आप बताओ ये कैसा केस यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल जैसे आपने अभी डेरिवेशन बनाया था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का R सेपरेशन पे, सेम वैसे आपको दिख रहा है। कहने का मतलब ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, दोनों एंगल 45 होंगे, दोनों एंगल यहाँ पे 45 होंगे। कहने का मतलब अल्फा और बीटा यहाँ पे 45 होगा। इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पे मैं फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे एक मिनट, B यहाँ तो है ही है, तो अगर हम इसको PQRS सपोज करें तो कोई बुराई नहीं है, PQRS। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इस PQ की वजह से होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपको पता है B की वैल्यू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई R, इसके पहले फॉर्मूला आपने यूज़ किया था, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये था फॉर्मूला बायो-सेवर्ट का, जब कोई ऐसा केस मिलेगा तब। अब आप बताओ यहाँ पे PQ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना R के स्थान पे हम पुट करेंगे यहाँ पे A, और साइन 45 प्लस साइन 45, ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 1/√2, 1/√2, इसका मतलब 2/√2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A 1/√2 प्लस 1/√2, इसका मतलब आपको मिल गया BPQ की वैल्यू, BPQ की वैल्यू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A, और ये हो जाएगा 2/√2, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2/√2, और इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 कैंसल आउट हो जाएगा, इसका मतलब आएगा √2 टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A। ये आपने फाइंड आउट किया सिर्फ एक सेगमेंट की वजह से। यहाँ पे कितने सेगमेंट हैं, तो आंसर है यहाँ पे 1 2 3 सेगमेंट और हैं। इन सारे सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मान सेम आएगा। क्यों सेम आएगा भाई, सेम क्यों आएगा, क्वेश्चन है ना, सेम क्यों आएगा,
क्योंकि हर जगह डिस्टेंस ए है, हर जगह करंट की वैल्यू आई है, हर जगह एंगल 45 है अल्फा बीटा। इसका मतलब इन सारे सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम आएगा। ओनली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन इंक्लूडेड हियर। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बी क्यू आर और बी आर एस और अगर हम बी एस पी की बात करें तो बिल्कुल इक्वल होगा। कितना होगा ये? √2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए के बराबर होगा। सही है, राइट है, इतना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन अब चाहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आप ऐसे यहाँ पे लगाओगे, ये डायरेक्शन आप ऐसे एज्यूम करो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कि अगर ये करंट की डायरेक्शन है, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये बताएगा करंट। इसका मतलब अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है इसमें पूरा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसमें भी और इसमें भी। कहने का मतलब जितने यहाँ पे सेगमेंट है सारे सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। बाहर का मतलब होता है डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, सारे के सारे एक डायरेक्शन में है। या फिर आप यहाँ पे पाम रूल लगा सकते हो। पाम रूल आप कैसे लगाओगे? करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब अब यहाँ पे करंट ऐसे है तो हथेली का मतलब बाहर की तरफ, करंट ऐसे है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, हमेशा हर जगह आपको पाम रूल से बाहर की तरफ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम बी नेट निकालें तो आप कहेंगे जो वेक्टर बी नेट होगा ये क्या होगा? सीधे सीधे हो जाएगा 4 टाइम्स, सारे ऐड कर लेंगे हम तो सारे इक्वल है, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स √2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। ये आंसर आपको मिल गया। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। इसका मतलब यहाँ पे डॉट लिख सकते हैं, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। कितना बेसिक सवाल था। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे करता हूँ छोटा सा। अगर कोई ट्रायंगल है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी? बिल्कुल, अगर कोई ट्रायंगल है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी? अगर मैं एज्यूम करूं कि ये एक ट्रायंगल है, सेकंड क्वेश्चन, ये एक ट्रायंगल मैं एज्यूम कर रहा हूं और ये इसका सेगमेंट है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरीके से ABCD। इसका लेंथ L गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। आपको बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पे आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही सेम कंसेप्ट। सबसे पहले आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा एक मीडियन। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से और इसका मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, और ये ड्रॉ करें मीडियन, तो सिंपल सी बात है कि ये पूरा एंगल कितना होगा 60, तो ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल हो गया 60। ये हो जाएगा L/2, ये L/2 होगा। तो आपको चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस सीधे सीधे, अगर ये पॉइंट O है तो आपको चाहिए OD डिस्टेंस। OD का मतलब मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे A है, ये आपको A डिस्टेंस निकालना है। अब इस ट्रायंगल से आप बताओ A की वैल्यू क्या होगी? फ्रॉम ट्रायंगल OAD आपको BO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम ट्रायंगल
OAD। इस ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हैं, आपको A फाइंड आउट करना है, L/2 गिवन है, तो A/L/2 क्या होगा, ये A डिवाइड बाई L/2। बताओ, A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बोलते हैं इसको हम, tan थीटा। tan थीटा का मतलब दिस इज 30 डिग्री, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपको A की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा L/2 और साथ में आप कहेंगे कि यहाँ पे tan 30 कितना होता है, तो आंसर है 1/√3। तो यहाँ से आपको A मिल गया L/2√3, ये आपको मिल गया L/2√3, आपने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू है। ठीक, अब इसके बाद आपको जब A फाइंड आउट हो चुका है, तो अब सेगमेंट AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। अगर ये एंगल 60, ये भी एंगल 60 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, फिर से वही मिस्टेक, PQR सपोज करते हैं, PQR, तो आप क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, OAS, OPS से था ये, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप बताओ BPQ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे BPQ ये हो जाएगा फिदे फिदे μ0I डिवाइड बाई 2π, R के स्थान पे यहाँ पे है A, और यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन अल्फा साइन बेटा, सेम कंसेप्ट μ0I डिवाइड बाई 2π, और A साइन अल्फा के स्थान पे, A के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं ये पूरा वैल्यू L डिवाइड बाई 2√3, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 60 प्लस साइन 60, इसका मतलब √3/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा √3, 2√3/2, इसका मतलब √3 हो गया, और ये हो जाएगा 2√3 पलट जाएगा मल्टीप्लाई √3, और यहाँ पे हो जाएगा μ0I डिवाइड बाई 2π L, ये आपको मिल गया। तो हो गया 6, क्या लिख रहा हूँ यार, 4π होता है फॉर्मूले में। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया 6, इसका मतलब 6 μ0I डिवाइड बाई 4π L, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। BPQ की वैल्यू है ये। अब आपको क्या निकालना है, इस पूरे सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये और ये दोनों इसके बराबर होंगे। अगर हम यहाँ पे BQR की बात करें तो ये बराबर होगा BRP, सेम कंसेप्ट है, बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा BPQ के। इसका मतलब जो B नेट होगा, B नेट ये फिदे फिदे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ BPQ। 3 टाइम्स ऑफ BPQ क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी हर जगह डॉट है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब जो आपको BO यहाँ पे मिलेगा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये कितना है 6, मतलब 18 हो जाएगा, 18 या 3 मल्टीप्लाई 6 μ0I डिवाइड बाई 4π L, ठीक है। या इसको हम लिखेंगे BO की वैल्यू 18 μ0I डिवाइड बाई 4π L, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको बिल्कुल एक पैसे का डाउट नहीं होगा। आप ऐसे क्वेश्चन करिए और भी क्वेश्चन ट्राई करिए। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।